Good morning to all of you. Myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंतर्गत योगात्मक अथवा श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण अर्थात एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि योगात्मक अथवा श्रृंखला बहुलीकरण क्या होता है। तो इसके अंतर्गत सरल एकलक अणु एक साथ जोड़ते हुए जाते हैं और बहुलकों का निर्माण होता जाता है और यह प्रक्रिया श्रृंखला क्रिया विधि द्वारा अथवा श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है। इसी कारण से इसका नाम क्या है? चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए प्रारंभक पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है और ये प्रारंभक पदार्थ धनायन, ऋणायन अथवा मुक्त मूलक हो सकता है। इसी के आधार पर इन अभिक्रियाओं को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट मुक्त मूलक और सेकंड है आयनिक। अब हम सर्वप्रथम देखेंगे मुक्त मूलक वाइनिल बहुलीकरण या फ्री रेडिकल वाइनिल पॉलीमराइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि हम पेरोक्साइड की उपस्थिति में एथिलीन के बहुलीकरण की क्रिया को हम लेते हैं। तो इसमें पेरोक्साइड का मुक्त मूलक एथिलीन के साथ योग करके एक बड़ा मुक्त मूलक बना लेता है जो कि अन्य एथिलीन अणु के साथ संयुक्त होकर और बड़ा मुक्त मूलक बना लेता है और इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। हम यहाँ देखिए ये है पेरोक्साइड ROOR, ये किस में कन्वर्ट हुआ? फ्री रेडिकल में। अब ये फ्री रेडिकल एथीन के मॉलिक्यूल से क्रिया करके नया मुक्त मूलक बना लेता है। ये मुक्त मूलक फिर एथिलीन के योग करके फिर नया बना लेता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है और एथीन के एन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? पॉलीएथिलीन पॉलीमर का निर्माण करते हैं। परफ्लोरो एथिलीन के बहुलीकरण से बना हुआ पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एक अत्यंत महत्व का बहुलक है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? टेफ्लॉन। ये क्या काम आता है? खाना पकाने वाले बर्तनों पर टेफ्लॉन की परत चढ़ाने से उस पर क्या होती है? खाद्य वस्तुएं चिपकती नहीं है, अतः निर्लेप बर्तन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इसमें एन मॉलिक्यूल किसके? टेट्राफ्लोरोएथिलीन के पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? टेफ्लॉन। प्रतिस्थापी एथिलीन ने इस प्रकार की अभिक्रिया द्वारा कई महत्वपूर्ण यौगिक बनाती हैं, जैसे वाइनिल क्लोराइड के एन मॉलिक्यूल आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। इसी प्रकार से एक्रिलोनाइट्राइल के एन मॉलिक्यूल आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? एक्रिलोनाइट्राइल, जिसको कि हम और नॉड के नाम से भी जानते हैं। स्टायरीन के एन मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट होकर पॉलीस्टायरीन बनाते हैं। इसी प्रकार से मैथिल मैथेक्रिलेट के एन मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट होकर पॉलीमेथिल मैथेक्रिलेट, जिसे कि हम प्लेक्सीग्लास अथवा ल्यूसाइड भी कहते हैं। तो इन समस्त अभिक्रियाओं में सक्रिय कण द्विबंधित कार्बन परमाणु या वाइनिल समूह पर आक्रमण करता है। इसी कारण इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? वाइनिल बहुलीकरण कहते हैं। इन अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप समान मेरुदंड अर्थात बैकबोन युक्त ऐसे बहुलक बनते हैं जिनके की पार्श्व में लटकने वाले समूह जी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हम यहाँ देखें वाइनिल का ये एकलक या मोनोमर है, ये इनिशिएटर के प्रेजेंस में वाइनिल बहुलक बना रहा है। तो इन समस्त अभिक्रियाओं में प्रारंभक पदार्थ के रूप में हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? पेरोक्साइड। और अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। इनकी सामान्य क्रिया विधि को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होती है? श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद। सेकंड स्टेप होती है श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाला पद और थर्ड स्टेप होती है इसमें श्रृंखला को समाप्त करने वाला पद। सर्वप्रथम हम देखेंगे श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद या चेन इनिशिएटिंग स्टेप्स। इस पद में प्रारंभक पदार्थ के सक्रिय कण की सहायता से वाइनिल एकलक का मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल बनता है।
जो कि मुक्त मूलक बनने के साथ ही अभिक्रिया प्रारंभ होती है, अतः इसे हम क्या बोलते हैं, श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद भी कहते हैं। जैसे यहाँ परोक्साइड है, ये पहले किस में कन्वर्ट होगा, फ्री रेडिकल में। ये फ्री रेडिकल फिर वाइनिल एकलक के अणु के साथ क्रिया करके दूसरा फ्री रेडिकल तैयार करेगा। इस प्रकार से ये इस पद को हम क्या बोलते हैं, श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद। सेकंड स्टेप है श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाला पद, यह चेन प्रोपोगेशन स्टेप। इसमें क्या होता है कि जो वाइनिल मुक्त मूलक है वो किसी अन्य वाइनिल मूलक एकलक के साथ क्रिया करते हैं और क्या होता है, एक बड़ा मुक्त मूलक बनता है। इस प्रकार से श्रृंखला में वृद्धि के साथ साथ ये बहुलक का निर्माण होता चला जाता है। चूँकि एक छोटा मूलक वाइनिल एकलक के साथ जुड़ता है और एक नया व बड़ा मुक्त मूलक बनता है और इस प्रकार यह श्रृंखला क्या होती है, आगे बढ़ती रहती है। इस कारण से इस अभिक्रियाओं को श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाला स्टेप या पद कहा जाता है। थर्ड हम देखेंगे श्रृंखला को समाप्त करने वाला पद या चेन टर्मिनेटिंग स्टेप्स। इसमें क्या होता है कि अभिक्रिया के मिश्रण में जो मुक्त मूलक रहेंगे तब तक तो अभिक्रिया चलती रहती है, लेकिन जब ये मुक्त मूलक आपस में ही संयोग करके और उत्पाद बना लेंगे तो यह अभिक्रिया क्या होती है, समाप्त हो जाती है। जैसे हम यहाँ देखें कि ये फ्री रेडिकल के एन मॉलिक्यूल आपस में संयोग करके और उत्पाद बना लेते हैं या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर अब कोई फ्री रेडिकल नहीं रहता है। इस कारण से यह अभिक्रिया यहाँ क्या हो जाती है, समाप्त। यहाँ हम देखें, इसको हम क्या बोलेंगे, असमानुपातन द्वारा अभिक्रिया इस प्रकार से संपन्न हो, जिसमें कि क्या होगा, ये आपस में योग ना होकर क्या होगा, यहाँ का जो ये हाइड्रोजन है यहाँ से निकलेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और इसके साथ ये अटल। इसको हम क्या बोलेंगे, असमानुपातन। अब हम देखेंगे श्रृंखला स्थानांतरण या चेन ट्रांसफर। कभी कभी क्या होता है कि कोई जो यौगिक है, जो विशेष यौगिक की उपस्थिति में बहुलीकरण की प्रक्रिया में क्या आ जाता है, चेंजेज या भारी परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि यदि स्टाइरिन का बहुलीकरण हम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की प्रेजेंस में करवाए तो बने हुए बहुलक उत्पाद का जो औसत अणुभार है सामान्य परिस्थिति में बने हुए बहुलक उत्पाद की तुलना में कम हो जाता है और उसमें कुछ मात्रा में क्या पाई जाती है, क्लोरीन। तो यह अभिक्रिया किसका परिणाम है, श्रृंखला स्थानांतरण या चेन ट्रांसफर का। इस प्रक्रिया में श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाले किसी पद में कोई एक ऐसा अणु आ जाता है जो उस मुक्त मूलक से क्रिया करके उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ने से रोकता है, अर्थात कम अणुभार वाला बहुलक बना लेता है और स्वयं एक मुक्त मूलक के रूप में नई श्रृंखला को प्रारंभ कर देता है, अर्थात उस यौगिक के तत्व की उपस्थिति वाला बहुलक बना देता है। तो किसी यौगिक की उपस्थिति में एक श्रृंखला को रोककर दूसरी नई श्रृंखला का प्रारंभ होना क्या कहलाता है, श्रृंखला स्थानांतरण या चेन ट्रांसफर कहलाता है। जैसे कि क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में स्टाइरिन के लिए श्रृंखला स्थानांतरण की क्रियाविधि निम्न प्रकार से है। ये है स्टाइरिन और किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं हम, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में। तो सामान्य बहुलीकरण के द्वारा तो इस प्रकार से होगा, लेकिन यहाँ CCl4 आ गया तो इसमें क्या होगा, श्रृंखला स्थानांतरण। यहाँ से एक Cl निकलेगा और कहाँ और ऐड होगा यहाँ, तो यहाँ फ्री रेडिकल नहीं रहता और ये फ्री रेडिकल बनता है। तो CCl4 के एक क्लोरीन अणु से ने जुड़कर बहुलक की श्रृंखला को तो यहीं पर स्टॉप कर दी और एक नया मुक्त मूलक CCl3 बन गया जो कि फिर नई श्रृंखला आरंभ कर देता है। ये CCl3 फ्री रेडिकल नए स्टाइरन एकलक अणु से क्रिया करके निम्न प्रकार से श्रृंखला को आगे बढ़ाता है। सामान्यतः हम क्या देखते हैं कि बहुलीकरण व श्रृंखला स्थानांतरण की जो ये समीकरण है, 1 फर्स्ट और ये सेकंड, तो इनको देखकर क्या स्पष्ट होता है कि जो एकलक स्टाइर अणु व CCl4 के बीच में क्या होती है, प्रतिद्वंद्विता है। एकलक स्टाइर अणु मुक्त मूलक बहुलक श्रृंखला को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, जबकि CCl4 अणु इस मुक्त मूलक में एक क्लोरीन परमाणु को जोड़कर इस श्रृंखला को क्या करते थे, यहीं रोकने का प्रयास करता है। इन दोनों पदों के वेग स्थिरांकों के अनुपात अर्थात इनकी आपेक्षिक प्रतिद्वंद्विता को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर कांस्टेंट।
इसके इक्वल हो जाएगा ट्रांसफर कांस्टेंट H/K। H क्या है, स्थानांतर, और K क्या है, बहुलीकरण। अब हम देखेंगे निरोधक या इनहिबिटर्स। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि जिनकी उपस्थिति से क्या होती है, श्रृंखला अभिक्रिया वहीं रुक जाती है और कोई नई श्रृंखला प्रारंभ भी नहीं होती है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स या निरोधक। कई एमीन, फिनोल व कीनोन आदि पदार्थ निरोधक की भांति व्यवहार करते हैं और आवेश स्थानांतरण की भांति निरोधक भी बहुलीकरण के दौरान बने हुए मुक्त मूलक के साथ क्या कर लेता है, क्रिया, और श्रृंखला को वहीं रोक देता है और स्वयं एक मुक्त मूलक में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन आवेश स्थानांतरण जो चार्ज ट्रांसफर रिएक्शन है उसकी भांति ये इतने क्रियाशील नहीं होते कि एक नई श्रृंखला को प्रारंभ कर सकें। जैसे हम यहाँ देखें, यहाँ पर ये इनहिबिटर है, इसमें अगर हम ऐड कर दें तो ये अभिक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है और ये अक्रिय मुक्त मूलक बनता है जो कि नई श्रृंखला या चेन रिएक्शन को प्रारंभ नहीं कर सकता। ये अक्रिय मुक्त मूलक या तो आपस में संयुक्त हो जाते हैं या फिर क्या होता है, इनका असमानुपातित हो जाते हैं अथवा किसी अन्य बढ़ती हुई श्रृंखला के साथ संयुक्त होकर उसकी वृद्धि को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो बहुलीकरण अभिक्रियाएं हैं उनमें क्रियाकारी एकलक पदार्थ अत्यंत शुद्ध अवस्था में होना चाहिए। यदि उनमें अशुद्धि होगी तो वे श्रृंखला स्थानांतरण अथवा निरोधक की भांति व्यवहार करके उस सामान्य बहुलीकरण अभिक्रिया में क्या डालेंगे, बाधा डालेंगे और जो हम इच्छित प्रोडक्ट प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें उसमें प्राप्त नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि किसी चरम या एक्सट्रीम स्थिति में बहुलीकरण के स्थान पर सामान्य योगात्मक उत्पाद भी बन जाता है। जैसे कि हम यहाँ देखें कि CBr का टेट्राब्रोमोकार्बन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये बना लेता और एक सामान्य योगात्मक ही इसमें बन पाता है। अब हम देखेंगे सेकंड, आयनिक वाइनिल बहुलीकरण। यद्यपि योगात्मक बहुलीकरण की क्रियाएं प्रमुख रूप से मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा ही संपन्न होती है, लेकिन कुछ स्थितियों में ये आयनिक क्रिया विधि द्वारा भी संपन्न होती है। चूँकि आयन दो प्रकार के होते हैं अतः यह अभिक्रिया भी क्या होगी, दो प्रकार की होगी। फर्स्ट होगी धनायनी और सेकंड होगी ऋणायनी बहुलीकरण। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे धनायनी बहुलीकरण। तो ये अभिक्रिया प्रोटोनी अथवा लुईस अम्लों द्वारा प्रेरित होती हैं। H2SO4 है, HF, AlCl3 आदि के प्रेजेंस में। इसमें क्या होता है कि अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला कण कोई क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। जब यह इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन अणु पर आक्रमण करता है, इलेक्ट्रोफाइल पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो वो जब एल्कीन अणु पर आक्रमण करता है तो एक कार्बोकैटायन बनता है जो अब स्वयं एक इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करके किसी अन्य एल्कीन अणु पर क्या करेगा, आक्रमण करता है और एक नया कार्बोकैटायन बना लेता है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। अतः यह प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है और श्रृंखला में एल्कीन अणु जुड़ता चला जाता है। ये है एकलक या मोनोमर। ये इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस अर्थात यहाँ इस एल्कीन पे अटैक करेगा और नया कार्बोकैटायन बन जाएगा और ये श्रृंखला प्रारंभ करने वाला स्टेप कहलाता है। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रोफाइल दूसरे एकलक अणु पे अटैक करेगा और नया फ्री रेड वो इलेक्ट्रोफाइल बना लेगा। इस तरह से ये अभिक्रिया चलती रहती है। इसको हम बोलते हैं श्रृंखला बढ़ाने वाला पद। उपयुक्त दोनों पदों में एक कार्बोकैटायन दूसरे बड़े कार्बोकैटायन से बनाता है, अतः इन पदों को श्रृंखला बढ़ाने वाले पद कहते हैं और इन पदों के माध्यम से एल्कीन अणु श्रृंखला में जुड़ते जाते हैं और बहुलक श्रृंखला बढ़ती जाती है। अंततः अणु में से एक प्रोटॉन निष्कासित होकर बहुलक अणु का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं श्रृंखला रोकने वाला पद। यहाँ से क्या होगा, एक प्रोटॉन इसमें से निकल जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इसको हम क्या कौन सा स्टेप बोलते हैं, श्रृंखला रोकने वाला पद। श्रृंखला को प्रारंभ करने अथवा बढ़ाने में जो उत्पाद बनते हैं वो कार्बोकैटायन होते हैं जिनका कि स्थायित्व इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले समूह के साथ जुड़ने पर बढ़ जाता है। अतः इस प्रकार के बहुलीकरण को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए ऐसी एल्कीनें लेते हैं जिसमें कि एल्किल समूह जैसे इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जुड़े हों।
यही कारण है कि इस विधि में एथिलीन का बहुलीकरण तो नहीं होता, लेकिन आइसोब्यूटिलीन का बहुलीकरण हो जाता है। अब हम देखेंगे सेकंड, ऋणायनी बहुलीकरण। ऋणायनी बहुलीकरण, इसमें क्या होता है कि प्रारंभ करने वाला कण कोई क्या होता है, ऋणायन या नाभिक स्नेही होता है। सामान्यतः इन अभिक्रियाओं में सोडामाइड क्षार का उपयोग करते हैं। इसमें भी 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप, श्रृंखला प्रारंभ करने वाला वर्ग। इसमें क्या होता है, बेस या सोडामाइड की प्रेजेंस में एल्कीन क्रिया करता है और क्या बनाता है, कार्बेनाइन। फिर ये कार्बेनाइन अन्य एकलक अणु के साथ क्रिया करता है और नया कार्बेनाइन बना लेता है। इस प्रकार से एन मॉलिक्यूल क्रिया करके क्या बना लेते हैं, कार्बेनाइन, और यह अभिक्रिया चलती रहती है। लास्ट स्टेप क्या होता है, श्रृंखला समाप्त करने वाला स्टेप, चेन एंडिंग स्टेप। इसमें क्या होगा, ये यहाँ से क्या होगा, जेड है अणु और यहाँ से एच निकल जाएगा और इस प्रकार से क्या बनेगा, बहुलक अणु। चूंकि अभिक्रिया में कुछ मध्यवर्ती उत्पाद कार्बेनाइन है, अतः कार्बेनाइन को स्थायीकृत करने वाले कारक इन अभिक्रियाओं को सुचारू रूप से करने में सहायक होते हैं। अतः यदि एल्कीन के साथ CN, COR, Cl जैसे इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह जुड़े हुए हों तो यह अभिक्रिया और अधिक आसानी से संपन्न होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्रम में पढ़ेंगे जिगलर नाटा अथवा उपसह संयोजन बहुलीकरण एवं कुछ वाइनिल बहुलक के एग्जाम्पल्स। थैंक यू।